आइंस्टाइन के क्रांतिकारी वैज्ञानिक विचारों ने उनके नाम को टैलेंट का ऑल्टरनेट बना दिया, लेकिन वे अपने शांतिवादी विचारों और नागरिक अधिकार आंदोलनों की समर्थन के लिए भी प्रसिद्ध थे। 20वीं सदी के सबसे महान दिग्गजों में से एक के बारे में 9 ऐसे अद्भुत फैक्ट्स जो आप शायद नहीं जानते होंगे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 1, आइंस्टाइन बचपन में मैथ्स में फेल नहीं हुए थे। स्कूली बच्चों की कमजोरी इस बात से लोगों को बड़ी सांत्वना देते हैं कि आइंस्टाइन बचपन में मैथ्स में फेल हुए थे, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं उन्होंने म्यूनिक में अपने स्कूली दिनों के दौरान उच्च ग्रेड प्राप्त किए थे। भविष्य के नोबेल विजेता ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और स्टेट के द्वारा कंपलसरी मिलिट्री सर्विस सेवा से बचने के लिए जर्मनी छोड़ना पड़ा, लेकिन इससे पहले वो लगातार अपनी कक्षा में टॉप पर थे। मेंटल मैथ और साइंस कॉन्सेप्ट में उनकी समझ के लिए उन्हें एक फैंटास्टिक इंसान भी माना जाता था। जब बाद में एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई और दावा किया गया कि वो स्कूल में गणित में फेल हुए थे, आइंस्टाइन ने आगे चलकर इस बात को नकार दिया और उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र से पहले मैंने डिफरेंस और इंटीग्रेशन में महारत हासिल कर ली थी। नंबर 2, आइंस्टाइन को एजुकेशन जगत में नौकरी पाने में 9 साल लग गए। आइंस्टाइन ने ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में 9 साल में अपना टैलेंट दिखाया, लेकिन विद्रोही व्यक्तित्व और क्लासेस मिस करने की आदत ने उनके प्रोफेसर्स को 1900 में ग्रेजुएट होने पर सिफारिश नहीं की, जिससे उन्हें काफी साल तक नौकरी नहीं मिली। नंबर 3, उन्होंने तलाक के समझौते के तहत अपनी पत्नी को नोबेल पुरस्कार देने की पेशकश की थी। 1910 के दशक की शुरुआत में मिलेवा मैरिक से उनकी शादी टूटने के बाद आइंस्टाइन ने अपने परिवार को छोड़ दिया और वो बर्लिन चले गए और उसके बाद अपनी चचेरी बहन एल्सा के साथ नया रिश्ता शुरू किया। कई साल बाद 1919 में उनका और मैरिक का तलाक हो गया। अपने अलग होने के समझौते के हिस्से के रूप में आइंस्टाइन ने उन्हें एक वार्षिक धनराशि और नोबेल पुरस्कार से मिलने वाली किसी भी राशि को देने का वादा किया और वो केस जीत भी गए। मैरिक सहमत हो गई और आइंस्टाइन ने बाद में 1922 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर अपने काम के लिए पुरस्कार प्राप्त करने पर वो राशि मैरिक को सौंप दी। तब तक उन्होंने एल्सा से दोबारा शादी कर ली थी, जो 1936 में अपनी मृत्यु तक उनकी पत्नी बनी रही। नंबर 4, कोई नहीं जानता कि उनकी पहली बेटी का क्या हुआ। 1896 में आइंस्टाइन ने अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी और ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वहां उन्होंने सर्बिया की मूल निवासी मिल्वा मैरिक के साथ एक प्रेम संबंध शुरू किया। बाद में इस जोड़े ने शादी कर ली और ग्रेजुएट होने के बाद उनके 2 बेटे हुए, लेकिन शादी से 1 साल पहले मैरिक ने लिसेरल नाम की एक नाजायज बेटी को जन्म दिया। आइंस्टाइन ने कभी भी अपने परिवार से इस बच्चे के बारे में बात नहीं की और बायोग्राफर्स को 1980 के दशक के अंत में उनके निजी कागजात की जांच करने तक उसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। वो लड़की आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1930 में वो किसी बीमारी से मर गई थी, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि वो बीमारी से बच गई और उसे मैरिक ने सर्बिया में गोद लेने के लिए छोड़ दिया। नंबर 5, सूर्य ग्रहण ने आइंस्टाइन को विश्व प्रसिद्ध बनाने में मदद की। वो सूर्य ग्रहण 29 मई 1919 को पड़ा था। जैसे ही आसमान में बादल छटे, 17वीं सदी से चली आ रही आइजैक न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसी काम की नहीं रही। सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आए और ग्रहण लगा। जब तक जितने तारों की जानकारी थी, उनकी तस्वीरों ने उस बात की पुष्टि कर दी थी जिसकी भविष्यवाणी
आइंस्टाइन जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कर चुके थे। वो भविष्यवाणी थी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ये एक लेंस की तरह कार्य करता है और दूर स्थित तारों से आने वाले प्रकाश को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वे नई जगहों पर दिखाई देने लगते हैं। अगले कुछ महीनों के भीतर एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम दुनिया भर में फैल गया। 7 नवंबर 1919 को द टाइम्स ऑफ लंदन ने खबर छापी, विज्ञान में क्रांति ब्रह्मांड का नया सिद्धांत न्यूटोनियन विचारों को उखाड़ फेंका गया। उसके बाद तो मीडिया में आइंस्टाइन को लेकर रातों रात ऐसी दिलचस्पी जगी कि वो दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक बन गए। आने वाले कुछ सालों में आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने फिजिक्स को नई दिशा दिखाई। नंबर 6, एफबीआई ने दशकों तक करी उनकी जासूसी। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने से कुछ समय पहले आइंस्टाइन बर्लिन छोड़कर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चले गए और प्रिस्टन न्यू जर्सी में बड़े स्टडी इंस्टीट्यूट में एक बड़े पद पर ज्वाइन किया। शांतिवादी, नागरिक अधिकारों और वामपंथी कारणों के लिए उनके समर्थन ने पहले ही एफबीआई को संदेह में डाल दिया था। ब्यूरो ने एक ऐसा 22 साल का नागरिक अभियान शुरू किया जो अंततः 12 साल का नागरिक अभियान बन गया, ताकि उन्हें सोवियत जासूस के रूप में उजागर किया जा सके। उन्होंने उन सुझावों की भी जांच की कि वो एक मौत की किरण बना रहे हैं, मगर उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन 1955 में जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, तब तक उनकी एफबीआई फाइल 1400 पन्नों की हो चुकी थी। नंबर 7, आइंस्टाइन ने परमाणु बम के निर्माण का आग्रह किया था। आइंस्टाइन ने परमाणु बम बनाने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि गलतियां करना इस बात का प्रमाण है कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक मानव ही थे। जब अमेरिका के पहले दोनों बम 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिरे, तो इस घटना से आइंस्टाइन को काफी आघात हुआ। इस घटना के बारे में उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था, मैं अपने जीवन में तब एक बड़ी गलती कर बैठा जब मैंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को परमाणु बम बनाने की सलाह देने वाले पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि इसके पीछे ये औचित्य भी था कि जर्मन एक ना एक दिन उसे बनाएगा। अमेरिका के हमले से वो इतने जख्मी थे कि उन्होंने वर्ष भर उस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की। बाद में आइंस्टाइन ने कहा, अगर मैं जानता कि जर्मन एटम बम कभी नहीं बना सकेगा, तो मैं इस मुद्दे पर अपनी हामी नहीं भरता। नंबर 8, उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए कहा गया। हालांकि आइंस्टाइन पारंपरिक रूप से धार्मिक नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी यहूदी विरासत से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और वे अक्सर यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ बोलते थे। लेकिन जब 1952 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चैम विज़मैन की मृत्यु हो गई, तो इजरायली सरकार ने उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त करने में बहुत कम समय बर्बाद किया। मगर उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऑब्जेक्टिव मैटर्स से निपटा है। आइंस्टाइन ने इजरायली राजदूत को लिखे एक पत्र में लिखा, मेरे पास लोगों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने और आधिकारिक कार्य करने के लिए स्वाभाविक योग्यता और अनुभव दोनों की कमी है। नंबर 9, आइंस्टाइन का मस्तिष्क उनकी मृत्यु के बाद चुरा लिया गया। अप्रैल 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन एक विचित्र घटना में ब्रिस्टल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने उनके शव परीक्षण के दौरान उनके प्रसिद्ध मस्तिष्क को निकाल दिया और उनके टैलेंट के रहस्य को उजागर करने की उम्मीद में इसे अपने पास रख लिया। आइंस्टाइन के बेटे से उनकी इच्छा के विरुद्ध एक्सेप्टेंस मिलने के बाद हार्वे ने बाद में मस्तिष्क को टुकड़ों में काट दिया और रिसर्च के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों को भेज दिया। 1980 के दशक से इस पर कुछ अध्ययन किए गए, लेकिन ज्यादातर को खारिज कर दिया गया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर,
कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।